बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बेसिकली दो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारी जो नाज़रीन पहली ख़बर है वो है जो इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस हुआ करते थे, पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, जो आज अचानक कोयटा में वसीम अकरम प्लस से माइनस हो गए। एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान से अलहदगी का, अपनी राहें जुदा करने का उस्मान बुज़दार साहब ने ऐलान कर दिया। इसी ख़बर के अंदर फिर वो चीज़ें भी डिस्कस होंगी जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ हैं, उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा से मुतल्लिक़ हैं कि ज़राए क्या बताते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या इमरान खान साहब और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहिबा, क्या वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? क्यों इस बात का जो है वो सवाल उठाया जा रहा है कि अब दोनों का साथ रहना, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले तो ये मामला आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे, कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर दूसरी ख़बर नाज़रीन आदिल राजा साहब से मुतल्लिक़ है। आदिल राजा जो पाक फ़ौज के साबिक़ मेजर हैं, वो लंदन में क्यों पैसे मांग रहे हैं, किस बात के पैसे मांग रहे हैं और ये सारा मामला क्या है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ पहली ख़बर की डिटेल के बाद शेयर करेंगे। सबसे पहले फिर आ जाते हैं नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा, उस्मान बुज़दार साहब ने आज कोयटा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सियासत से वक्फ़ा लेने का, सियासत से किनारा कशी अख्तियार करने का जो है वो ऐलान कर दिया। अब सबसे पहले नाज़रीन जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं या जो तज़िया मैं आप नाज़रीन के सामने रखूँगा, ये सब कुछ जानने से पहले ये जानना बेज़रूरी है कि उस्मान बुज़दार साहब दरअसल हैं कौन। आपको याद होगा कि 2018 का इलेक्शन हुआ तो मरकज़ में तो सबको मालूम था कि इमरान खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेंगे, लेकिन पंजाब में बहुत सारे कैंडिडेट थे, बहुत सारे पीटीआई के लोगों ने पंजाब का वज़ीर आला बनने का ख्वाब देख रखा था, जिसमें फवाद चौधरी साहब भी थे, उन्होंने भी पंजाब असम्बली की सीट जीती थी। इसी तरीके से अलीम खान साहब भी थे, मियाँ असलम इकबाल साहब भी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी ख्वाब देख रहे थे, लेकिन वो तो उनकी बदकिस्मती के पंजाब के जिस प्रोविंशियल असम्बली की सीट से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ से वो हार गए थे, जीत नहीं पाए थे और उसका इल्ज़ाम जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जहांगीर तरीन पे लगा दिया था। तो खान साहब ने एक सरप्राइज़ दिया और उस्मान बुज़दार साहब को नॉमिनेट कर दिया कि वो पंजाब के नए वज़ीर आला होंगे। अब बुज़दार साहब कभी पंजाब के सूबाई मिनिस्टर भी नहीं रहे थे, लेकिन उन्हें पंजाब की सीएमशिप मिल गई और ख़ान साहब ने कहा कि ये मेरा वो खिलाड़ी है जिसे मैं वसीम अकरम प्लस समझता हूँ। तो आज वसीम अकरम प्लस जो हैं वो अचानक से माइनस हो गए, यानी ये उस्मान बुज़दार साहब थे। और इसके अंदर अगर मज़ीद मैं ऐड करूँ कि उस्मान बुज़दार साहब कौन थे, तो इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा लें कि जहाँ फवाद चौधरी साहब को माजी में नज़रअंदाज़ किया, शाह महमूद कुरैशी को नज़रअंदाज़ किया, अलीम खान को नज़रअंदाज़ करके खान साहब ने उस्मान बुज़दार को पंजाब की वज़ारत आला की कुर्सी पर बिठा दिया। अब जो पंजाब की असम्बली तहलील की परवेज़ इलाही साहब ने अब भी नज़रें तो जमा रखी थी अपने फवाद चौधरी साहब ने, हमाद अज़हर साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, किसी को खान साहब ने पंजाब असम्बली का टिकट नहीं दिया और जिनको टिकट दिए उनसे भी खान साहब ने करोड़ों रुपए के फंड्स दिए। पार्टी फ़ंड के नाम पे करोड़ों रुपए खान साहब ने इकट्ठा किया, जो कि अरबों रुपए का पार्टी फ़ंड बनता है, लेकिन ये वाहिद गालिबन उस्मान बुज़दार साहब थे जिनसे खान साहब ने कोई पैसा नहीं लिया। खान साहब ने उस्मान बुज़दार को फवाद चौधरी पे, हमाद अज़हर पे, शाह महमूद कुरैशी पे, मियाँ महमूद असलम पे, मियाँ महमूद रशीद पे, एजाज़ चौधरी पे, एजाज़ चौधरी के बेटे पे, पता नहीं कितने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के ऊपर तरजीह दी। और आज वो बंदा जिसके खान साहब के जिसके साथ खान साहब की इतनी ज़्यादा तवक्कुआत थी, आज वो खान साहब को छोड़ गया। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो क्या कह रहे थे उस्मान बुज़दार साहब, तीन बातें आपके सामने रखूँगा। एक तो उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि हमेशा फ़ौज के साथ रहा हूँ, हमेशा फ़ौज के साथ रहूँगा, हमेशा फ़ौज की सियासत, हमेशा शराफत की सियासत की है, पिछले 14 माह से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। ये जो आखिरी जुमला है नाज़िम बुज़दार साहब का, ये पता क्या इंडिकेट करता है, ये किस बात की जानिब इशारा देता है? उस्मान बुज़दार साहब क्या इंडिया दे रहे थे, उस्मान बुज़दार साहब क्या बता रहे थे और जो तजियाकार हैं वो इससे क्या बात निकाल रहे थे कि उन मुकदमा से वक्फ़ा लेने के लिए खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ दिया, बुज़दार साहब ने तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ दिया, बुज़दार साहब ने इमरान खान साहब को छोड़ दिया। तो तजियाकार ये सवाल उठा रहे हैं। हमारे बहुत सारे साफ़ी दोस्तों के साथ बात हुई, उसने कहा जिस बंदे के ऊपर खान को इतना एतमाद था, आज वो जिस तरीके से अचानक से खान साहब का साथ छोड़ गया, खान साहब ने मुश्किल वक्त में जब उसको एस्टेब्लिशमेंट हटाना चाहती थी पंजाब की सीएमशिप से, उसका साथ दिया, एस्टेब्लिशमेंट के साथ दुश्मनी मोल ली, लेकिन आज जब बुरा वक्त आया तो वो उस्मान बुज़दार खान साहब का साथ छोड़ गया। तो ज़रा ये कह रहे हैं
कि अगर इस मुश्किल वक्त में उस्मान बुज़दार साहब ने खान साहब का साथ नहीं दिया और वो जाते हुए अपने केसेस का शिकवा कर रहे हैं कि मुझे 14 माह से इन केसेस का सामना है, तो सोचें कि बुज़दार के ख़िलाफ़ जो नैब के केसेस हैं, बुज़दार के ख़िलाफ़ जो एंटी करप्शन के केसेस हैं, बुज़दार के ख़िलाफ़ जो अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के केसेस हैं, बुज़दार के ख़िलाफ़ जो पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के केसेस हैं, उनमें अगर इसी तरह का प्रेशर आएगा जो कि आएगा, ज़राए बताते हैं, तज़कियारे बताते हैं जो कि आएगा, तो क्या बुज़दार साहब उस पर टिके रहेंगे, उस पर फर्म रहेंगे? ज़रा ये कह रहे हैं कि इस बात का अंदेशा मौजूद है, इस बात का ख़दशा मौजूद है कि जब ये प्रेशर आएगा इन केसेस में उस्मान बुज़दार पे, तो वो वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हो जाएंगे और फिर वो तमाम मुबैना जो कहानियाँ हैं कि पंजाब में जो तबादले हैं, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, DC की होती थी, डिप्टी कमिश्नर की होती थी, या मजिस्ट्रेट की होती थी, असिस्टेंट कमिश्नर की होती थी, या पटवारी की होती थी, नीचे से ऊपर तक जितने भी ब्यूरोक्रेसी के तबादले होते थे, उसके अहकामात कहाँ से आते थे, उसके पैसे कौन पकड़ता था, उसके पैसे माल रोड से बनी गाला कैसे पहुँचते थे, मुबैना तौर पर ये तमाम बातें उस्मान बुज़दार साहब बता सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि करते तो वही थे, हतमी अप्रूवल जो अथॉरिटी थी वो तो उस्मान बुज़दार साहब थे, चाहे कोई कह भी रहा था, लेकिन जो अथॉरिटी थी क्योंकि CM वो थे, तो उनके ऊपर आएगा। लेकिन अगर हम वादा माफ़ गवाह बन गए, तो वादा माफ़ गवाह बनने का मतलब ये होता है कि मैं जुर्म का एतराफ़ करता हूँ, लेकिन ये जुर्म किसके कहने पे किया, मुझे वादा माफ़ गवाह बना लो, मैं असल मुजरिम का, मुलज़म का नाम बता देता हूँ। तो इससे कितने लोग लपेट में आएंगे? तजियाकार कहते हैं कि फ़राह गोगी, उसका नाम तो चल रहा है, एहसन जमील गुज्जर का चल रहा है, तो इसमें बुशरा बीबी का नाम भी आएगा। बहुत सारी चीज़ें अंदर की खुल के सामने आएंगी कि कितने पैसे लिए जाते थे, पैसे कैसे पहुंचते थे, कौन लेके जाता था लाहौर से बनी गाला तक मुबैना तौर पर कैसे पहुंचते थे। तो जब ये बातें निकलेंगी, जब ये बातें डिस्कस होंगी, जब ये बातें मीडिया पे चलेंगी, तो क्या खान साहब का बुशरा बीबी के साथ रहना मुमकिन रहेगा? सवाल उठेंगे। तो खान साहब पे प्रेशर नहीं आएगा, बुशरा बीबी पे प्रेशर नहीं आएगा, तो यहाँ तक बातें होने लगी, फिर दोनों का साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, या दोनों को एक तीसरे के हवाले से चीज़ें जो सामने आएंगी उस पर एक दूसरे को सफाई देना मुश्किल हो जाएगा। अब देखें ना, एक ज़राए ने आज बताया, लाहौर के बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया कि खान साहब ने अपनी एक पार्टी मीटिंग के दौरान इस बात का इजहार किया है, वो इस बात का इजहार कर चुके हैं कि बुशरा बीबी की वजह से उन्हें सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद का सामना करना। तो पार्टी की मीटिंग्स के अंदर खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से बात करें, और ये 9 मई से पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो अब अगर ये बन गए, जैसे सहाफ़ी खदशे का इजहार कर रहे हैं, ख़तरे का इजहार कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो फिर बात कहाँ जाके रुकेगी? अब ये बात तो चले नाज़रीन यहाँ पे ख़त्म हो गई। वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अब मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ पार्टी, क्योंकि पंजाबी च कहांगा, उर्दू च कहांगा तो पार्टी निकलना मेरे मुँह चों। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं सिंध से, मंजूर वसान साहब, उन्होंने क्या पेशगोई की है? उनसे सवाल पूछा गया कि फवाद चौधरी साहब का मुस्तकबिल क्या है, शेख रशीद का मुस्तकबिल क्या है, और मोहतरमा बुशरा बीबी साहब का मुस्तकबिल क्या है। तो उन्होंने नाज़रीन क्या फरमाया, चंद रोज़ पहले उन्होंने खान साहब के बारे में बताया था कि खान साहब का मुस्तकबिल मुझे कोई इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, मुझे खान साहब अंधेरे में डूबते हुए नज़र आ रहे हैं, खान साहब के लिए अंधेरा नज़र आ रहा है, तो चीज़ें तो वहीं उसी तरफ जा रही हैं। और आज फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कहा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने, पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने, कि खान साहब को किताब लिखनी चाहिए जिसका उन्वान ये हो कि रेड लाइन से खुडे लाइन तक। तो मंजूर वसान साहब ने फिर इन सवालों का ये जवाब दिया, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब की तो 1 मैन पार्टी है, तो शेख रशीद का कोई मुस्तकबिल नहीं। फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक़ उन्होंने फरमाया कि जैसा भी है, जियाला है, जहाँ भी जाएगा अल्टीमेटली वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएगा। ये फवाद चौधरी के बारे में फरमा रहे थे। और बुशरा बीबी साहब से मुतल्लिक़ मंजूर वसान साहब की जो पेशगोई है, मेरे अल्फाज नहीं, ये मंजूर वसान साहब के अल्फाज हैं कि वो इमरान खान साहब से अलहदगी अख्तियार कर लेंगे, वो इमरान खान साहब को छोड़ जाएंगे, इन मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे, हालात इतने संगीन हो जाएंगे कि बुशरा बीबी और खान साहब एक साथ नहीं रह पाएंगे। तो अल्लाह न करे ऐसा हो। वैसे एक साफ़ी जब ये वीलॉग डिस्कस कर रहे थे, उसने ये भी कहा कि यार ये देखें ना कि खान साहब ने जो 3 शादियाँ की, उसकी इब्तिदा खान साहब ने कहाँ से की और खान साहब की इंतहा कहाँ पे अब तक पहुँची है। उन्होंने कहा कि खान साहब ने पहली शादी की एक अंग्रेज़ खातून के साथ, जमीमा खान के साथ, खान साहब ने दूसरी शादी की एक देसी लिबरल के साथ, और खान साहब ने तीसरी शादी की एक मजहबी खातून के साथ। तो इब्तिदा से अब तक खान साहब जिस मंजिल पे पहुँचे हैं, खान साहब की अब इंतहा कहाँ पे होगी, इख्तिताम कहाँ पे होगा। तो उन्होंने भी सवाल उठाया था कि
अंग्रेज़ से शुरू हुए थे, इंग्लिश खातून से और मजहबी खातून तक आए हैं, तो अब न जाने जो है खान साहब का सफ़र ये कहाँ तक जाके इख्तिताम पजीर होगा। अब आ जाते हैं आदिल राजा साहब वाली स्टोरी पे। नाज़रीन, आदिल राजा साहब, वैसे जब ये वीलॉग करने लगा तो मैंने इसका टाइटल ये देना था कि आदिल राजा ने बरतानिया में, लंदन में भीख मांगना शुरू कर दी। मैंने एक दोस्त के साथ डिस्कस किया, उसने कहा यार ये अल्फाज मुनासिब नहीं, तो मैंने इसको चेंज कर दिया कि लंदन में आदिल राजा साहब ने पैसे मांगना शुरू कर दिए। अगर वो दोस्त ना कहते तो ग़ालिबन मैं गलती से गैर इरादी तौर पे ये अल्फाज का इस्तेमाल कर लेता। और जो दोस्त ने ये मशवरा किस बात पे दिया, वो फिर बात लंबी हो जाएगी, वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बात लंबी नहीं करनी, बात असल में आपको समझाना है, आपको बताना मकसद है। तो आदिल राजा साहब जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते थे, फेसबुक चैनल चलाते थे और दावा ये करते थे कि मैं यहाँ पर बैठ के जद्दोजहद कर रहा हूँ, एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने आप को एक मुहब्बे वतन के तौर पे पेश करते थे। लेकिन जहाँ नाज़रीन इतना कुछ बताते थे, जो इल्ज़ामात लगाते थे, उन्हें सब पता होता था। जो वो दावा करते थे कि खामोश मुजाहिदों ने जो फ़ौज के अंदर हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, जो कंट्रोल टावर के अंदर हैं, मुझे ये बता दिया, मुझे ये भी बता दिया, मुझे वो भी बता दिया। लेकिन वो खामोश मुजाहिद आदिल राजा साहब को यही नहीं बताते थे कि कब किस वक्त जो है किस बंदे को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। वो खामोश मुजाहिद ये नहीं बताते थे कि अब कार्रवाई क्या होने वाली है, किसके खिलाफ़ पड़ने वाली है, वो भी नहीं बताते थे। लेकिन आदिल राजा साहब जो दिल में आता था, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी शवाहिद के, डॉक्यूमेंट्स के कह देते थे, खामोश मुजाहिदों के नाम पे कह देते थे। और खूब पैसे कमा रहे थे, बरतानिया में बैठ के, लंदन में बैठ के, इंग्लैंड में बैठ के खूब पैसे कमा रहे थे। महाना कोई 25 से 30 हज़ार डॉलर अपने यूट्यूब चैनल से वो कमा लेते, और फेसबुक पेज से भी इतने भी कमा लेते। तो उनके लिए कोई मसला नहीं था 30-35 हज़ार, 40 हज़ार महाना का, डॉलर का वहाँ पे कमाना। लेकिन अचानक ये हुआ कि आदिल राजा साहब के ये चैनल बंद हो गए, फेसबुक पेज भी और यूट्यूब चैनल भी। तो इस पर तो वैसे बहुत सारी ये वॉइसेस आई हैं, जो नया इक़दाम, जो नया कदम उठाया आदिल राजा साहब ने कि उन्होंने पैट्रियन के ऊपर एक अकाउंट बनाया है। अब फेसबुक पेज ब्लॉक हो गया, यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो गया, अब वो पैसे कमाना चाहते हैं पैट्रियन पे जो उन्होंने अकाउंट बनाया है। उसमें उन्होंने ऑफ़र ये की है, ट्विटर के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट डाल दी है कि आप अगर मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे सच्चा समझते हैं और ये समझते हैं कि मैं फैशिज़म के ख़िलाफ़ एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। तो उसमें मुख्तलिफ़ पैकेजेस उन्होंने ऑफ़र किए हैं। अब पता नहीं वो पैकेजेस एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं। एक पैकेज है $10 महाना का, दूसरा है $50 महाना का, और तीसरा है वो $100 महाना का। तो अब इसके ऊपर भी ये जो ट्वीट किया, बहुत सारे जो उनके नीचे मैसेज आ रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि पैसे तो पहले भी कमा रहे थे, लेकिन अब ग़ालिबन लाखों डॉलर में कमाने का प्लान बनाया है। तो अब ये नई चीज़ लेके सामने आए हैं, और वो सवाल ये भी उठा रहे हैं लोग उनके नीचे, ट्वीट के नीचे, कि ये जो आज इन्होंने नया काम किया है पैसे मांगने का या पैसे बनाने का, ये लगता ही है कि फ़ेसबुक और ये यूट्यूब के जो अकाउंट है इन्होंने ख़ुद बंद किए हैं। लेकिन इस सारी सोशल मीडिया की बहस से कता नज़र, अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे थे, अगर आप एक जहाद कर रहे थे, एक जद्दोजहद कर रहे थे, तो बहुत सारा पैसा तो आप पिछले 1 साल से, जब से आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया है या फेसबुक पेज शुरू किया है, आप तो मिलियन ऑफ डॉलर कमा चुके हैं। मिलियन ऑफ डॉलर आप कमा चुके हैं, आपके पॉकेट में आ चुका है, आपके अकाउंट में आ चुका है। अगर ये 10 दिन पहले आपका अकाउंट बंद हो गया फेसबुक का या यूट्यूब चैनल का, तो कुछ अर्सा उसके बगैर आप अपना कंटेंट दे देते, बजाय इसके कि लोगों से $10 की भीख मांगते, मतलब $10 मांगते या $50 मांगते सब्सक्रिप्शन के, या $100 मांगते, तो कुछ अर्सा आप सेक्रीफाइस करते ना। लेकिन आपने सेक्रीफाइस नहीं किया, आपने इंतज़ार नहीं किया कि आपके वो चैनल फेसबुक के और यूट्यूब के बहाल हों। आपको पैसा लग रहा था, वो जो पैसा आ रहा था वो पैसा आना बंद हो गया। आपको क्यूरोसिटी हुई, तजस्सुस हुआ, और वो जो एक आप दावा करते हैं कि आपको कोई लालच नहीं, आप एक मुहब्बे वतन हैं, पेट्रोटिक हैं, वो सारी चीज़ें आवाम के सामने आ गई कि सब कुछ जो आप बेच रहे थे, जो सब कुछ आप बेच रहे थे, जिसका कोई बेस नहीं था, जिसमें कोई सच नहीं था, झूठ ही झूठ था, वो आप पैसा बनाने के लिए बेच रहे थे। अब चूँकि वहाँ पे बिकना बंद हो गया है, तो आपने एक नया तरीका निकाला है कि लोगों से पैसे मांगे जाएँ, और पैसे मांग के अगर हज़ारों में आ रहे थे, उन्हें लाखों में बनाया जाए। तो ये प्रेम पेशाई जो है वो लग रहा है कि आदिल राजा साहब का प्लान है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं, और अगले वीलॉग में हाज़िर होंगे, जो मैंने इमरान वसीम @इमरान वसीम के नाम से मेरी आईडी है, @इमरान वसीम 92 के नाम से ट्विटर के ऊपर। तो उसमें मैंने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आ नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आ गई है। ये क्या मामला है, अगले वीलॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।